हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े जबरदस्त हैं और लगातार वर्क कर रहे हैं अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो क्लासेस आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश वाली क्लासेस हैं, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, ये गाइस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली हम स्टैंडर्ड इंग्लिश को जब पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप जानते हैं किस फॉर्म में? कॉमन एरर्स की फॉर्म में। कॉमन एरर्स अगर मैं कहूं तो उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामेटिकल एरर्स या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच की एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स लाइक सिंटैक्स एटसेट्रा, ये सारे पूछे जाते हैं। अब इस स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया वही चीजें हैं और कुछ खास नहीं है। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, आपको पंक्चुएशन के थ्रू करेक्ट होना है, आपको जितनी भी चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा, इन सबको ही करेक्ट लेके चलना है। इसका मीन्स अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहूं, वो इंग्लिश जो एक्सेप्ट की जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती है, लोग उसी तरह से बोलते हैं, उसी तरह से उसको रिटर्न में लिखते हैं। का मीन्स ये बना कि हमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना है सबसे पहले। चलिए गाइस, इसी की शुरुआत करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन क्लासेस को स्टैंडर्ड इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से बड़े टाइप के आएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन टाइप का होगा, नहीं, वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक ऑप्शन में 3 से 4 लाइन होंगी, बड़ा सा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आपको एरर को ढूंढना है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि जब आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो उन चारों ऑप्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन बनेंगी, राइट। जैसे हम आगे की तरफ चले और मैं आपसे डिस्कस करता हूं इस बात को। ये हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात की थी कि भाई कैसे कैसे हम स्टैंडर्ड इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए थे और ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा था। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मोर एब्स्ट्रैक्ट और भाई यहाँ पे हार्ड इट, फिर मोर एब्स्ट्रैक्ट और इसकी जगह उसने हार्डर लिख दिया, हार्ड का हार्डर कर दिया, फिर इसका हार्डेस्ट कर दिया। इसका मतलब गाइस गलती यहीं पे है। बात पकड़ में आ रही है आपके? यानी हम गलती को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि उन चारों सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस लगभग एक जैसे होंगे, उन चारों सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी जो या तो वेरी करेगी या फिर वो कॉमन रहेगी। अगर वो वेरी करती है, उसमें चेंज बन रहा है, उसमें डिफरेंस बन रहा है, 100% गलती वहीं पे है। यानी वो उसी पार्ट में आगे पीछे करके देखो, आपको एरर का पता चल जाएगा। यही बात हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में थी। यानी हम इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा है दैट एंडेड द ग्रेट डेवलपमेंट, एंड ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट, है ना। दैट इन द एंड ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट, द एंड ऑफ द, यहाँ पे डिफरेंस है तो इसका मीन्स हमें करेक्शन इसी जगह पे करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज बिलीव्ड टू हैव, अब देखो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे फीवर है, यहाँ पे फीवर है, यहाँ पे फीवर है ना। प्रेफर्ड के साथ में टू है, प्रेफर्ड के साथ टू है, प्रेफर्ड के साथ देन है, प्रेफर्ड के साथ टू है। समझ जाओ इसी पार्ट में एरर हमारी बनेगी। थोड़ी सी बात समझ में आई आपको? आपने ग्रैब की। इसका मीन्स ये बना कि हमारी गलतियां हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के हैं और DTFLS भी ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ रहा है आपसे। कम से कम मैं आपको बता दूं 2014 का है पेपर, इसमें 5 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश के हैं। तो 5 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। 5 मार्क्स अगर आपके आते हैं वो भी कॉमन एरर के रूप में, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, करेक्ट को आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ में और देखो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2014 का है आया हुआ। नो विजिटर, अब ध्यान से देखो 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं। नो विजिटर कैन मिस, नो विजिटर कैन मिस द साइट ऑफ इम्पोजिंग। अगला देखो, नो विजिटर कैन मिस द साइट ऑफ इम्पोजिंग, विजिटर्स कैन नॉट मिस द साइट ऑफ, विजिटर्स हार्डली मिस द साइट ऑफ इम्पोजिंग। अब देखो अगर मैं इनको कहूं तो यहां हार्डली के साथ में नोट लिखा है, ऊपर नोट है, तो ये बात तो करेक्ट हो गई भाई। लेकिन गाइज यहां पे देखो चेंज बड़ा कहां पे बन रहा है। 10 फीट टॉल आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, तो देखो यहां पे लिखा है 10 फुट टॉल आइडल ऑफ शिवा। तो हमें सिर्फ किसको ढूंढना है? 10 फुट टॉल आइडल। यहां पे देखो 10 फीट टॉल आइडल और भाई यहां पे लिखा है 10 फीट टॉल आइडल। अब मैं आपको बता दूं
हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि अगर लास्ट में गाइस हो नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, आता है, और उस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई बीच में रुपी हो, फीट हो, कोई भी इस तरह की लाख, थाउजेंड एटसेट्रा हो, तो वो सिंगुलर रहता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी क्वांटिटी या कुछ भी बनेगा, लाइक मैं कह दूं आपको, यहाँ पे रुपी है या फिर यहाँ पे फीट है ना, एटसेट्रा, फुट है या कुछ भी है, ये सिंगुलर रहेगा अगर इसके पहले कोई नंबर है। ये हमारा क्या होता है, रूल होता है। तो ये देखो नंबर आ गया यहाँ पे 10, ये फीट लिखा है, 10 फीट आइडल, आइडल का मीन्स होता है मूर्ति, मूर्ति का मीन्स है नाउन, और वो भी किसकी, लॉर्ड शिवा की, तो हमें वैसे पता चल गया। तो भाई ये फीट हो गया गलत गाइस। अब यहाँ पे लिखा है 10 फुट टॉल आइडल, ये सही जा रहा है, आगे भी 10 फीट है, यहाँ भी 10 फीट है, तो इसका मतलब समझ जाओ ये भी गलत, ये भी गलत, पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये फुट वाला आपका करेक्ट हो गया। बाकी मैं ये कहूंगा आपको, नो विजिटर कैन मिस द साइट ऑफ इम्पोजिंग 10 फुट टॉल आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा एट द एंट्रेंस। बाकी सब चीजें सेम ही है, मतलब इनमें चेंज यहाँ पे किया है, लेकिन वो चेंज एक जैसा है। तो गलती तीनों में है, बस ए बी आपका करेक्ट है, ये सिर्फ इस फ्रेज की वजह से हमारा सही हो रहा है। ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में खूब आते हैं। आंसर मिला आपको, आंसर इज बी। अब गाइस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आप देख सको कि हमारे एक्टिव पैसिव में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या फिर पंक्चुएशन के किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन फॉर डायलॉग। अब गाइस डायलॉग की अगर मैं बात करूं आपके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन है। देखो क्या लिखा है, सेट जोन, ऐसे होना चाहिए था अगर मैं शुरू में लिखता जोन सेट, फिर हमारे शुरू होते इन्वर्टेड कोमास, लेट्स गो टू द पार्क, इन्वर्टेड कोमास बंद, इनके क्लॉज, और फिर यहाँ देखो ना तो फुल स्टॉप है ना कोमा है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, जब हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखते हैं कि जॉन सेट, तो बच्चों बताओ जॉन सेट के बाद में कोमा आता है या नहीं आता है। जॉन सेट इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास के बाद हम लिखते हैं लेट अस गो टू द पार्क। अब भाई मुझे बताओ, जब आप ऐसे लिखते हो इन्वर्टेड कोमास क्लोज करते हो, तो यहां फुल स्टॉप आता है या कोमा आता है, इसी से आंसर निकल जाएगा आपका। तो 100% बात है भाई, यहां पे आता है गाइस फुल स्टॉप, ये वाला फुल स्टॉप, राइट और नॉट राइट, और ये यहां पे नहीं आता। तो इसका मतलब हमारा कौन सा, ए बी सी, ये सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है कोमा, यहाँ पे है ही नहीं, और नीचे वाले में कोमा बाहर दिया है, बाहर की तो कोई बात ही नहीं बनी। फुल स्टॉप आना जरूरी है, इन्वर्टेड कोमास, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी वुड बी द करेक्ट। लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द प्रॉपर यूज ऑफ एन अपोजिटिव। अब गाइस आपको अपोजिटिव भी ढूंढना है। अपोजिटिव का मतलब मैं बता दूं, अपोजिशन होता है, अपोजिशन, केस इन अपोजिशन हम इसको कहते हैं। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का बेसिकली मीन्स होता है, एक होता है OPPO, ये तो होता है विरुद्ध, इसी के अगेंस्ट, लेकिन ये अपोजिशन मीन्स होता है गाइस क्लोज। क्लोज कोई चीज लिखो, जैसे नाउन इन अपोजिशन हो सकता है, भाई यहाँ पे देखो लिखा है माई फ्रेंड। अब ये माई फ्रेंड जो लिखा है, इसी के साथ में कोमा लगा के लिखा है अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, यानी कि मेरा दोस्त ही क्या है, टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो भाई ये टैलेंटेड म्यूजिशियन और ये माई फ्रेंड, ये दोनों एक ही हैं। तो ये जो बाद वाला है टैलेंटेड म्यूजिशियन, ये माई फ्रेंड के लिए अपोजिशन यूज हो रहा है, यानी कि केस इन अपोजिशन है, माई फ्रेंड ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, तो इसके बीच में 100% कोमा आएगा। अब बात हमें ये देखनी है कि ये कोमा तो आ गया माई फ्रेंड अ टैलेंटेड म्यूजिशियन के साथ, लेकिन क्या हम बाद में भी लगाएंगे या फिर यहां नहीं लगाएंगे, ये हमें चेक करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, नाउन इन अपोजिशन जब भी बने, माई फ्रेंड के साथ कोमा अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, फिर आगे कोमा लगाएंगे और लिखेंगे हैज रिलीज्ड अ न्यू एल्बम। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि अगर हम अपोजिशन का यूज करते हैं तो वर्ब, अब ये वर्ब भी हम देखेंगे, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, क्या ये माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी या फिर ये टैलेंटेड म्यूजिशियन के अकॉर्डिंग आएगी। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं कहूँ आपको
आई कोमा योर टीचर, है ना, आई योर टीचर, ये भी तो अपोजिशन का केस बन गया। यहां पे बस आई के लिए अपोजिशन क्या बन गया, और टीचर, आई योर टीचर इज इंटेलिजेंट, या फिर बच्चों एम इंटेलिजेंट। जैसे मैं कहूं आपको यू कोमा माई स्टूडेंट, यू माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तुम मेरे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो। तो देखो यहां पे तो यू और माई स्टूडेंट दोनों ही प्लूरल बन गए, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, तो गाइस रूल ये कहता है कि पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये बात समझ में, तो यहां इज नहीं, यहां पे हम एम लिखेंगे, आई कोमा योर टीचर एम इंटेलिजेंट, यू माई स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट होता तो भी हम आर लगाते, आर इंटेलिजेंट। गेटिंग एवरीवन? तो भाई अपोजिशन वाले केस में पहले वाला जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो देखो माई फ्रेंड है तो क्या बन गया, हैड बन गया। अभी तो दो तीन चीजें हैं, यही आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश को बनाती है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका सही होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस को। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस रिलेटिव प्रोनाउन। अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी हमें देखना है। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, वो प्रोनाउन जो नाउन के लिए तो यूज होता ही होता है, वही प्रोनाउन है, लेकिन साथ में वो कंजंक्शन का काम भी करता है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ता भी है। जैसे भाई यहां पे देखो द बुक दैट, यानी कि वो बुक जो, अब ये जो है ये किसके लिए, बुक के लिए यूज हुआ, इसका मतलब बन गया प्रोनाउन। आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज फैसिनेटिंग, तो हमें ये देखना है इस द बुक के लिए दैट करेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर हम विच लगाएं या फिर हम दैट लगाएं। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको बता दूं, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी गलत हो रहा है, द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी ये भी गलत हो रहा है, और यहां पे लिखा द बुक कॉमा दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, है ना, ये भी हमारा गलत हो रहा है कि सही। नीचे आते हैं द बुक आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, देखो द बुक आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज फैसिनेटिंग गलत हो रहा है, कतई सही नहीं है। द बुक कोमा दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज फैसिनेटिंग ये भी गलत हो रहा है ना। यहाँ पे गाइस हमारा आंसर ए, द बुक कोमा नहीं आएगा, दैट, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम सीधा दैट लगाएंगे इस बुक के लिए। दैट बुक के लिए आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज फैसिनेटिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द सेंटेंस विच विद द करेक्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज। मतलब हमें ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो पार्टिसिपल फ्रेज के अकॉर्डिंग हो। ये पार्टिसिपल है, सिंपल पार्टिसिपियल फ्रेज कह दो, पार्टिसिपल फ्रेज कह दो। अब पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस ING का यूज, लेकिन कैसे, ये यूज होता है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। अगर ये नाउन बनाने के लिए यूज होगा तब ये जीरंड बन जाएगा, तब ये जीरंड का काम करेगा। और देखो अगर मैं पार्टिसिपल का यूज करूं तो यहाँ पे लिखा रनिंग डाउन द स्ट्रीट द बस वॉज मिस्ड बाई मैरी। तो भाई पहली बात मैं आपको बता दूं, रनिंग डाउन द स्ट्रीट ये तो करेक्ट है क्योंकि यही पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन बाद वाला जो बस वॉज मिस्ड ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। रनिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे जाते हुए, मैरी मिस्ड द बस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दूसरे वाला जो बनेगा वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ये ही रूल होता है, इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो भाई ये मिस्ड बन गया और यहां पे क्या हो गया, रनिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी देखिए मैरी कोमा रनिंग डाउन द स्ट्रीट द बस वॉज, नहीं द बस वॉज मिस्ड, यहाँ पे भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं। रनिंग डाउन द स्ट्रीट द बस वॉज यहाँ भी पहले बना दिया, तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो पहले आती है, वो फर्स्ट फंक्शन को बताती है। पहला काम कौन सा हो रहा है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना। मैरी ने बाद में बस मिस की है, पहले वो चली आ रही है, दौड़ी हुई आ रही है। गेटिंग एवरीवन? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ऐसे ही, और क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो इसका मतलब ये किस पे बेस्ड है, सिंटेक्स पे बेस्ड है। सिंटेक्स का मीन गाइस हमारा क्या बनता है यहाँ पे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब इसमें भी कई सारे रूल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आइदर द टीचर और द प्रिंसिपल,
यहाँ पे हमने आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, नंबर 1 टीचर्स और दूसरा है गाइस प्रिंसिपल आर अटेंडिंग द मीटिंग। अब हमें सिर्फ रूल ये देखना है कि आइदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहां पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, यही सिंटेक्स है हमारा। मैं आपको बताऊं 3-4 हैं हमारे, एक आइदर और है, एक नाइदर नोर है, एक हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो है और एक है खाली और। इसके भी आगे पीछे कुछ भी बनेगा तो हमेशा वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो वर्ब के बिल्कुल पास है, या पाद वाला कह दो। तो भाई देखो यहाँ पे आइदर द टीचर्स, या तो टीचर्स और द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल आर अटेंडिंग द मीटिंग, तो गलत हो गया, इज अटेंडिंग द मीटिंग। अगर प्रिंसिपल्स होता तब आप यहाँ पे लगाते आर, लेकिन प्रिंसिपल क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल इज अटेंडिंग द क्लास, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल अटेंड, ये अटेंड वाली कोई कंडीशन नहीं बन रही। आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल वर, ये गलत हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट जो यूसेज बनेगा यानी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो हमारा ठीक होगा। तो यहीं से आप पॉइंट बना लेंगे, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और खाली और। जैसे यहाँ पे देखो नीचे मैं कह दूं यू और आई आर गोइंग टू मार्केट, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सॉरी गलत हो गया, इसमें हम बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाते, तो आई, यू और आई एम गोइंग, तुम या मैं जा रहा हूं। अरे बात समझ में, तो हम पहले के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनिंग, ये सारे के सारे पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द कंडीशनल टेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा है यहाँ पे कि कंडीशनल, अच्छा कंडीशनल सेंटेंस का मतलब टेंस को पूछ रहा है। कंडीशनल जब सेंटेंस बनेगा तो उसमें भी पर्टिकुलर टेंस का यूज होता है। जैसे लिखा है इफ ही वुड हैव स्टडीड ही विल पास। गाइस वुड हैव से कंडीशन बनी है तो विल नहीं आएगा। इफ ही स्टडीज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही वुड नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो विल आएगा। इफ ही हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ाई करता, ही वुड हैव पास्ड। दोनों ही बात इमेजिनेशन में है, उसने पढ़ाई की नहीं, वो पास नहीं हुआ, लेकिन अगर वो करता है यानी कि इफ ही हैड स्टडीड यानी कि हैड प्लस V3 तो ही वुड हैव पास, वो पास हो सकता था। तो गाइस ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि हेड प्लस V3 के साथ जो आप कंडीशन बनाएंगे टेंस की वो क्या बनेगी, वुड हैव प्लस V3। तो आंसर हमारा सी जाएगा। बाकी आगे लेगा ही हैड स्टडीड, ही विल और हैड बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और वुड नहीं बैठेंगे और वुड हैव प्लस विल नहीं बैठेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे सी जाएगा। ये है आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश। और मैं जानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस कॉमन एरर्स में आपने खूब यूज किए हैं, कॉमन एरर्स में आपने बनाए भी हैं, इसी पे आपको वर्क करना है। तो एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर। भाई पैरेलल स्ट्रक्चर का मीनिंग बना है, एक से ज्यादा पैरेलल चीजें हो रही हैं, जैसे शी लाइक्स डांसिंग, कोमा टू स्विम, कोमा एंड बाइकिंग। अब देखो गाइस ये किससे बना है हमारा, जीरंड से, वन प्लस आई नहीं, ये बना दिया उन्होंने 2 + V1, राइट, और बाद में फिर बना दिया जीरंड। तो सबसे बड़ी बात हुई कि ये भाई गलत हो गया। हम एक साथ बनाएंगे, या तो हम बनाएंगे 2 + V1 या फिर बनाएंगे V1 + ING। करेक्ट और नॉट करेक्ट? जैसे अगर मैं सेंटेंस देखूं सबसे नीचे वाला, देखो इसमें भी क्या है, इसमें स्विम है खाली, बाइकिंग, डांस, स्विम, ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। शी लाइक्स डांसिंग, कोमा स्विमिंग एंड बाइकिंग। यानी हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह पे V1 + ING बना दें और दूसरी तरफ हम 2 + V1 से उस सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर दें, ये गलत हो जाएगा। तो लास्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, शी लाइक्स डांसिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है। मेरा मानना है अगर हम ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे कर लें, मतलब वो सारे रूल्स जो आपके ग्रामर के हैं वो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू कर ले जाएं, तो हमारी स्टैंडर्ड इंग्लिश वाले क्वेश्चन या फिर कॉमन एरर्स वाले जो अलग से भी आते हैं उनमें हम गलती नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से सिर्फ यही तरीका हो सकता है, आप सारे रूल्स को तैयार करें, उनको एप्लीकेशन में लाएं और एप्लीकेशन में लाने के बाद आप उन्हें अपना
ग्रेस्प कर ले बस। तो गाइज आज की हम इस क्लास में इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लाइक जरूर करके जाएंगे आप लोग, इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।